हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन नाम के शहर से, जहां पर आज एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाने वाला है। उसी की तैयारी में लगे हैं ये चार बचपन के दोस्त, जिसका हेड है डग, जो सभी को बता रहा है कि उन्हें बैंक में घुसते ही क्या करना है। ग्रॉसी, जिसे सभी के फोन को इकट्ठा करके रखना है, तो वहीं जिम, उसे सभी के ऊपर नजर रखनी है कि कहीं वो इमरजेंसी अलार्म को ना बजा दें। बाकी काम डग की जिम्मेदारी है। इस बीच हम दूसरी तरफ उसी बैंक को देख पाते हैं जिसमें ये चोरी होने वाली है। उसका गार्ड बैग से भरे पैसों को लेकर अंदर जा रहा है कि तभी ये चारों उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। फिर शुरू होता है असली खेल। चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जिसके बाद ये सबसे पहले तो कैशियर के पास जाते हैं। जो कुछ भी उसके पास होता है सब कुछ छीन लेते हैं, पर इतने में भी इनका मन नहीं भरने वाला था। इन्हें और ज्यादा चाहिए था, तो ये पहुंचते हैं लॉकर रूम में, जिसकी चाबियां थी क्लेयर के पास, जो यहाँ की मैनेजर है। हालांकि वो ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके सर पर बंदूक रखी गई है और जान से बड़ी किसी चीज की कीमत नहीं होती। उसने उन्हें वो लॉकर रूम खोल कर दे दिया, फिर जाकर नीचे जमीन पर लेट गई। उसकी नजर पड़ी जिम के गर्दन पर बने एक टैटू पर। अब चारों का ध्यान थोड़ा इन लोगों पर नहीं था, इसीलिए क्लेयर ने अपने पैरों की मदद से वो अलार्म बजा दिया, जिसे उन्हें लगा कि ये काम कैशियर का है, इसीलिए वो उसे बहुत मारते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि क्लेयर को काफी बुरा लगा, उसकी वजह से उस बूढ़े कैशियर को मार खानी पड़ी, लेकिन क्या करे, अगर वो बोलेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। जाने से पहले ये लोग वहां की हार्ड डिस्क को ओवन में रखकर खराब कर देते हैं और साथ में फिंगरप्रिंट को भी मिटा देते हैं, जिससे कोई सबूत ना रहे। इसी वक्त डग के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो क्लियर को अपने साथ ले चले। अगर बाहर कुछ हुआ तो वो उसे मोहरा बना सकते हैं। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और कार में बैठा लिया। अब ये काफी दूर आ चुके हैं, इसीलिए क्लियर को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई खतरा नहीं था। अब यहाँ के केस FBI के इस खास एजेंट एडम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जो कि काफी माहिर है ऐसे केसेस के मामले में। लेकिन जब वो अंदर घुसा बैंक में, तो समझ गया कि ये कोई मामूली चोर नहीं थे। इन्हें पता था कि किन किन सबूतों के आधार पर उन्हें पकड़ा जा सकता है। उन्होंने बड़ी ही सफाई से मिटा दिया। तभी उसके पास कॉल आई, जिस कार से वो भागे थे वो पकड़ी जा चुकी है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो पूरी कार जल चुकी थी। बड़ी ही ताज्जुब की बात थी कि आसपास किसी को पता नहीं था कि ये कार कहाँ से आई और कैसे जली, जो चीज एडम को काफी अजीब लगी। लेकिन उसे किसी भी हाल में चोर को पकड़ना है, और ये होगा कैसे, ये आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ और सवालों के जवाब को पाने के लिए उसने क्लियर से पूछताछ की, जिसने सब कुछ बताया। तो वहाँ चारों अब उन सभी को पैसे दे देते हैं जिन्होंने उसकी चोरी में मदद की थी। लेकिन शाम होने पर जिम डग पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे क्लियर को पकड़ना नहीं चाहिए था। तब डग उसे उसका ID कार्ड दिखाते हुए बताता है कि वो हमारे पड़ोस में ही रहती है, अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब मैं उसका हर दिन पीछा करूंगा और कभी कभी थोड़ा डराऊंगा, ताकि उसे लगे कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिससे वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन डग उसे इस काम करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत गुस्से वाला है और जरूर उससे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब उसी रात डग एक बार में जाता है, जहाँ क्रिस नाम की लड़की आती है, डिक की बहन है। ये दोनों कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि क्रिस उसे अभी भी पसंद करती है, पर डग बहुत आगे निकल चुका है। नेक्स्ट डे वो क्लियर का पीछा करना शुरू करता है, जो पहुंचती है लॉन्ड्री पर। कपड़े धोते टाइम उसे अपनी शर्ट पर खून नजर आता है, जो शायद उसी दिन लगा होगा, और ये देखकर वो बहुत परेशान हो चुकी है, इसीलिए खूब रोना शुरू कर देती है। वहीं पास खड़ा डिग मन ही मन सोचता है कि यही सही समय है, इसीलिए वो उसे सहारा देता और बातों ही बातों में पूछता है कि क्या वो कॉफी पीने के लिए चलेगी। क्लियर भी काफी परेशान थी, इसीलिए उसने हाँ कर दिया और फिर दोनों साथ में बैठकर काफी बातें करते हैं। पर डिग उसे झूठ कहता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। यहाँ तक कि उसने ये भी झूठ कहा कि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो इस समय जेल में है। अब उसे मिलने के बाद डिग जाकर जिम को बताता है कि उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो एडम के हाथ लग जाता है, जो उसे एक क्लू दे देता है उसी गार्ड की, जो उस दिन पैसे बैंक में लेकर जा रहा था। तो वो सीधा पहुंचता है उसी एजेंसी के पास, लेकिन उसके पास तो गार्ड की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन FBI के पास थी। इसीलिए वो उसकी पूरी कुंडली छान मारते हैं और पता लगाते हैं कि शहर में जब भी कहीं किसी जगह चोरी होती है तो उस दिन वो अपने काम पर नहीं आए। बस यही इतना काफी था उनके लिए। इसके बाद एडम फिर से क्लियर के पास जाकर उससे कुछ सवाल करना शुरू करता है, साथ में फ्लर्ट भी करता है। तो वो उसे बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि डिग ही था, जिसे वो अब कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है। यहाँ तक कि वो उसे अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर करने लगी है, जैसे कि उसने बैंक में चोरी हुई थी कुछ दिन पहले और उसने एक चोर के गले पर टैटू देखा था, लेकिन उसे अभी तक किसी को बताया नहीं। डिग फौरन कहता है कि अच्छा करा अभी किसी को ही मत बताना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। उधर एडम को गार्ड के लिस्ट निकालने पर उसे कुछ दोस्तों के नाम पता चलते हैं, जिसमें जिम का भी नाम था, लेकिन अभी वो किसी को भी ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है।
इसीलिए उन्होंने पहले कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने का सोचा, लेकिन उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है जो उनके हाथ लग सके। लेकिन FBI वालों ने इनकी शिनाख्त तो पहले ही कर ली है। एक दिन दोपहर में जब डिक और क्लियर कैफे में बैठे थे तभी वहां पर जिम आता है, जिसे देखकर डिक घबरा जाता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो उसका टैटू देख लेगी। लेकिन वो नहीं जाता और तभी क्लियर वॉशरूम से आती है तो डिक उसके टैटू को छुपा देता है और भगा देता है वहां से। लेकिन घर आने पर वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। जिम बोलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत गलत है क्योंकि वो लड़की उन सभी को जेल भिजवा सकती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसे इतना ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर जिम कहता है कि वो इस टीम के साथ अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। पर डिक उसे समझाता है कि किसी पर वो भरोसा कर भी नहीं सकता। इस बीच जिम उसे बताता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी क्योंकि अब वो अपने हिस्से को लेकर कहीं दूर जा रहा है, एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए। इसके बाद ये लोग ढेर सारे बालों को इकट्ठा करते हैं, एक मास्क बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं अगले काम के लिए। आज इनका प्लान था एक मनी ट्रक को लूटना जो बैंक में पैसे सप्लाई करती है। सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा होता है। तभी एक गार्ड इनके साथी को बंदी बना लेता है और मजबूरन इन्हें उसे गोली मारनी पड़ती है। पर यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब इनके पीछे पड़ चुकी है पुलिस। इसीलिए फौरन पैसों को एक कार में ट्रांसफर करते हैं और कार को भगाना शुरू करते हैं। पर यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि इनके पीछे पड़ चुकी है पूरी पुलिस फोर्स। लेकिन ये भी कम नहीं था, इन्होंने पहले से प्लान भी रखा है। सबने एक जगह पर अपनी कार को रोका और दूसरी कार में बैठ गए जो कि उनकी दोस्त की थी जो पहले से इनका इंतजार कर रहा था। अब पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। जब एडम को पता लगा कि उसने पूरी चोरी की तफ्तीश करी तो उसे पता चला कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है, पर इस बारी उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता जिससे वो उन्हें पकड़ सके। लेकिन अब वो उन चारों से बात करना चाहता है, इसीलिए उन्हें पुलिस उठा लेती है। पर डिक ने इन चारों को भी सही से ट्रेन किया हुआ था और इसीलिए हर सवाल का यही जवाब देते हैं कि उनका वकील उनसे बात करेगा। ये उनका हक है। एडम भी कुछ नहीं कर पाता, पर हाँ वो इतना जरूर कहता है कि वो जानता है कि ये काम उसी ने किया है, बस उसे कुछ सबूतों की जरूरत है। जिस दिन वो उसे मिल गए उस दिन वो उन चारों को एनकाउंटर कर देगा या फिर ऐसी सजा देगा जिसे वो कभी रिहा ही नहीं हो पाएंगे। इतना कहने के बाद वो उन्हें रिहा कर देता है। यहाँ एक बारी फिर से एडम क्लियर से बात करना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसने बैंक की जॉब छोड़ दी, जो सुनने के बाद उसे उस पर शक होने लगता है। इसीलिए उसने उसका फोन कॉल चेक किया और इससे उसका शक यकीन में बदल चुका था क्योंकि उसमें डिक का कॉन्टैक्ट था और उसे कई घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। दूसरे सीन में हम डिक को देखते हैं जो क्लियर को बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है और तब वो उसे बताती है कि उसने वो नौकरी भी छोड़ दी है, जो सुनने के बाद डिक बहुत खुश था क्योंकि अब वो उसके साथ चल सकेगी। बातों ही बातों में वो उसे प्रपोज कर देता है और तोहफे में एक नेकलेस देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी को जल्दी ही नजर लगने वाली थी। वो कैसे अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। घर आने पर क्लियर को एडम मिला जिसने उसके हाथ पर वो डायमंड नेकलेस देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने देर नहीं लगाई बिल्कुल उसे डिक की फाइल दिखाने में, पर वहाँ डिक तो अपनी अगली रॉबरी के सिलसिले में जिम से मिलता है जिसे पता चल गया कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। पर डिक ने समझाया कि उसकी आखिरी चोरी है, इसीलिए वो उसे अपने दोस्तों के साथ करना चाहता है कि वो एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहा है। क्या वो भूल गया जब वो 9 साल का था तो उसके लिए उसने 8 साल की सजा काटी क्योंकि उसके कहने पर उसने एक आदमी का खून किया। क्या वो सारे एहसान भूल चुका है? इतना कहने के बाद उसने ये भी कहा कि वो पहले ही बोल चुका था, वो उसकी आखिरी चोरी थी, इसीलिए अब ये काम वो नहीं करेगा। अब डिक के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो फर्गी के पास जाता है जो उसका बॉस है और वही इन सारे कामों को देता है, पर दुनिया वालों को दिखाने के लिए उसकी फ्लावर की दुकान है। अब जब उसने सुना कि ये काम नहीं करने वाला तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उससे बेहतर कोई और नहीं ये काम कर सकता। इसीलिए वो उसे धमकाना शुरू करता है कि क्लियर का नाम लेकर जो हाल उन्होंने उसकी माँ का किया था वही अब उसके साथ भी करेंगे। दरअसल आज से कई साल पहले जब डिक के पिता जेल चले गए थे तो उसकी माँ एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। उसी का फायदा फर्गी ने उठाया और उन्हें खूब नशा करवाया, जिससे एक दिन वो मारी गई और अब वही हाल वो क्लियर का भी करेगा अगर उसने उसका ये काम नहीं करा। अब सीधे वो क्लियर के घर पहुंचता है जिसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी बात करने से इनकार करती है। तो डिक भी मायूस होकर लौट जाता है, पर एक दिन उसने देखा कि फर्गी के लोगों ने क्लियर के घर का गेट पर फ्यूनरल फ्लावर रखा हुआ है, जो देखकर वो डर जाता है कि कहीं वो सच में उसे मार ना दे। इसीलिए वो चोरी के लिए राजी हो गया और अपनी टीम को भी मना लेता है। इधर एडम को क्रिस के बारे में पता चला, इसीलिए वो उसके साथ माइंड गेम खेलना शुरू करता है। पहले तो वो उसके साथ खूब फ्लर्टिंग करता है, फिर कोशिश करता है किसी भी तरह करके वो डिक की टीम का प्लान जान सके। पर क्लियर भी शातिर थी, वो कहती है कि वो तभी कुछ बोलेगी जब उसका वकील आएगा। पर एडम हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था कि ये डिक को पसंद करती है, इसीलिए वो उसे क्लियर के बारे में बता देता है। तो वो दोनों अब शहर छोड़कर जाने वाले हैं, जो सुनने के बाद क्रिस उनकी अगले प्लान की लोकेशन दे देती है।
पर वो गलत थी। इसीलिए एडम गलत लोगों के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ जब कई दिन का इंतजार के बाद क्लेयर घर से बाहर निकलती है तो डिक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सब कुछ बता देता है कि हाँ वो चोरी करता है और उसने कई सारे बैंक को भी लूटा है, लेकिन अब वो इस काम को छोड़ रहा है क्योंकि जब से वो उससे मिला है वो बदल चुका है। उसे अब बाकी की जिंदगी उसके साथ बितानी है। क्लेयर भी चाहती थी कि वो ये सब काम छोड़ दे और एक मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए, इसीलिए वो मान जाती है। बेचारी क्रिस अब डिक के पास पहुंची तो उसे मिन्नतें करने लगी कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता। क्रिस ने कई बार उसे मनाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार उसने उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। जिस चीज के गुस्से में उसे खूब ड्रिंक की और ठोक डाली खुद की कार। जब एडम को पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसने इस चीज का फायदा उठाया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गया। ये कह करके कुछ ही दिन में वो सभी जेल जाने वाले हैं और अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो तुम भी उनके साथ जाओगी। देखो तुम्हारी क्या हाल कर दिया उन्होंने, यही है तुम्हारी इज्जत उनके सामने। मेरी मानो तो मुझे सच बता दो जिससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। क्रिस उसके झांसे में आ जाती है और सब कुछ बता देती है। सीन कट होता है। हम डिक की टीम को देखते हैं जो पुलिस के गेटअप ले लेता है। सीधा पहुंचती फेनवे पार्क के एक बैंक में जहां सुबह ढेर सारा पैसा लाया गया। अंदर पहुंचने पर एक एक करके उन्होंने सभी गार्ड को बंदी बना लिया। इसके बाद वो सीधा जाते हैं अंदर और उस केस में रखे $30 मिलियन को अपनी बैग में भरना शुरू करते हैं। काम हो जाने के बाद ये गए नीचे पार्किंग में जहां इनका एक साथी एम्बुलेंस लेकर खड़ा था जिसमें ये बैग रख देते हैं, लेकिन तभी डिक कहता है कि बाहर पुलिस आ गई है। यही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि तभी जिम गोलियां चलाना शुरू करता है तो वहां से भी फायरिंग होने लगती है। इस चीज को देखकर डिक ने अपने एक साथी डिच से कहा कि वो बाहर जाकर खुद को सरेंडर कर दे क्योंकि उस पर कोई भी पुलिस केस नहीं है, इसीलिए उसे ज्यादा सजा नहीं होगी। ऐसा उसके बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन वो अपनी टीम को छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसा उसका कहना था। इस बीच कुछ और पुलिस वाले आते हैं जो इनकी गर्दन फेंक देते हैं जिससे इनका ध्यान भटक जाता है और उसी चक्कर में डिच मारा जाता है। उसकी मौत का सभी को बहुत अफसोस होता है। तब क्लॉन्सी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे काम बन सकता है। उसका कहना था कि अगर वो इस एम्बुलेंस को लेकर बाहर जाएगा तो सभी पुलिस वाले उसके पीछे लग जाएंगे और इसी का फायदा उठाकर वो दोनों भाग जाएंगे। उनके पास तो पुलिस यूनिफॉर्म भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि डिक इस बात से राजी नहीं था क्योंकि बाहर जाते ही वो उसे गोलियों से भून देंगे, पर क्लॉन्सी को खुद की ड्राइविंग पर भरोसा था, इसीलिए वो एम्बुलेंस को लेकर निकल जाता है और सारी गाड़ियों को तोड़ते हुए आगे तो चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका टायर पंचर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक स्नाइपर सीधा उसके सर पर निशाना साधता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब बस बचे हैं दो जो पुलिस के साथ बाहर आ जाते हैं और बाहर इधर एडम क्लॉन्सी को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि बाकी के लोग अभी भी जिंदा हैं। इतने में एक पुलिस वाला आकर बताता है उन्होंने सभी गार्ड को बंदी बना लिया है, जिनका कहना है कि किम वो पुलिस के ड्रेस में था। ये सुनते ही एडम पूरे शहर में अलर्ट कर देता है और खुद भी तलाश जारी कर देता है। अब बाहर जाने पर उसे कुछ ही दूरी पर जिम दिख गया जिसे वो उसके नाम से पुकारता है, जो सुनने पर वो पलटता तो नहीं, लेकिन बार बार उसके पुकारने पर उसे आ जाता है गुस्सा, जिसे वो उन पुलिस वालों पर शूट कर देता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो भी मारा जाता है। उसे ये अच्छे से पता था कि अब वो नहीं बचने वाला और अगर वो खुद को सरेंडर करेगा तो पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा, इसीलिए उसने यही रास्ता चुन लिया। दूर खड़ा डिक ये सब देख रहा था, इसीलिए वो चुपचाप पुलिस की कार लेकर निकल जाता और सीधा पहुंचता है फर्गी के पास जिसे उसने गोलियों से भून डाला, उसके पैसे चुरा लिए और फिर उसने कॉल किया क्लेयर को जिसके पास पहले से कई सारे FBI वाले बैठे थे। जो बात उसे पता थी अब FBI वाले भी कहते हैं कि उससे कहो कि वो तुमसे मिलने आए, लेकिन क्लियर उसे इशारा दे देती है कि वो यहाँ ना आए, लेकिन डिक कहता है कि वो आएगा, जल्दी ही आएगा। इतना कहने के बाद वो क्लियर के गार्डन में जाकर उन पैसों को गाड़ देता है और खुद ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इधर एडम कई घंटे इंतजार करता है लेकिन डिक नहीं आता, जिसे अब उसे एहसास हो गया कि शायद वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब वो बाहर आया तो देखा कि उसकी कार पर एक नोट चिपका है जिस पर बहुत गालियां लिखी है। ये काम डिक का ही था। उसे पता चल गया है कि क्लेयर ने उसे इशारा दे दिया है, पर उसे कुछ नहीं हो और अब उसे कुछ नहीं हो पाएगा। हाथ में जब क्लेयर गार्डन में पानी डाल रही होती है तो उसे वो पैसे मिल जाते हैं जिसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि वो जल्द ही मिलेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।